स्वागत है दोस्तों आप सभी की सबसे प्यारे और भरोसेमंद YouTube चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10 इतिहास के 5 से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं, जो इस बार के आपके 3-4 दिन बाद जो एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान में, उसमें आने की 100% संभावना नहीं है बल्कि कंफर्म आने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबों का इतना प्यारा प्यारा कमेंट आता है कि हम आप सबों के लिए समय ना होने के बावजूद भी जो है वो समय निकालकर आप सबों के लिए वीडियो बनाना जो है वो बाधित हो जाते हैं ना, तो जरूर बनाएंगे। आप सबों के लिए पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा, इसलिए आप सभी निश्चिंत रहिए। वैसे समय का अभाव रहता है, दिन भर हम पढ़ते भी हैं और साथ में पढ़ाते भी हैं, तो समय नहीं मिल पाता है। खैर कोई बात नहीं है, आप सभी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए आप सबों के सहयोग के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं हम। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और ये सभी जिस तरह से हम बताएंगे आपको क्वेश्चन में उसी ढांचा में लिखना है। सेंटेंस आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट हम बताएंगे उसी तरह लिखना है। आपका एग्जाम में फुल का फुल मार्क्स आएगा और जो जांचेगा वो तो पागल हो जाएगा, बोले यार कितना अच्छा स्टूडेंट है कि नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है, 2012 और 16 में। इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख सकते हैं बीच में कई सालों से क्वेश्चन नहीं आया है ना। तो कैसे लिखेंगे, बीच में यहाँ पे आपको लिखना है खिलाफत आंदोलन, है ना। बीच में ये वाला सेंटेंस यहाँ लिखना है खिलाफत आंदोलन, और फिर पहला पॉइंट देना है परिचय। परिचय में आपको 1 या फिर 2 पॉइंट लिखना है। क्या लिखेंगे परिचय में, लिखेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में, आखिर खिलाफत आंदोलन क्या था। लिखेंगे खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 के बीच में चला, जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा को अपमानित होने से बचाना था, है ना। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि तुर्की के जो खलीफा हैं उसको अपमानित होने से बचाना। आखिर खलीफा किसे बोला गया, तो मुस्लिम समुदाय के एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रमुख नेता थे जिसको क्या कहा जाता था, खलीफा, है ना। आगे लिखेंगे कि यह आंदोलन मुस्लिम समुदाय द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसे महात्मा गांधी का भी समर्थन मिला, यानी महात्मा गांधी भी जो है वो खिलाफत आंदोलन में क्या किए, अपना सहयोग दिए। ठीक है, फिर इसका लिखेंगे कारण। परिचय हो गया कि ये क्या था। फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, कारण। कारण में लिखेंगे कि यह क्यों स्टार्ट हुआ, तो लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुआ, इसलिए क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ, है ना। पहला कारण ये था। दूसरा क्या लिखेंगे, लिखेंगे ब्रिटेन और सहयोगी द्वारा, जो ब्रिटेन है और उसके सहयोगी, यानी कि इसके ऑपोजिट, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध में हार हुआ है तुर्की का, तो जो हराने वाले देश थे जिसका नाम क्या है, ब्रिटेन, और बाकी सहयोगी जो देश थे वो क्या कर रहे थे, तो तुर्की के जो खलीफा हैं, और खलीफा कौन है देख सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के एक धार्मिक नेता, भी बताया ना, मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं, तो मुस्लिम समुदाय के एक धार्मिक नेता को क्या कहा जाता था, खलीफा, है ना। तो उसके पास बहुत सारा अधिकार था। तो जो ब्रिटेन है और उसके सहयोगी देश जो है वो चाहते हैं कि जो हमारे खलीफा के पास अधिकार है वो अधिकार क्या हो जाए, कम हो जाए, समाप्त हो जाए, है ना। तो इसलिए जो है वो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक, अब इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे देख सकते हैं यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के, तो अली बंधु, है ना। अली बंधु में 2 भाइयों को बोला गया अली बंधु, जिसमें पहला नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, है ना। इन दोनों को एक साथ क्या बोला गया, अली बंधु। समझ में आ रहा है। फिर इसमें एक और नेता थे जिसमें साथ दे रहे थे आप महात्मा गांधी। आपके यहाँ पे लिखेंगे महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा, है ना, किसे, खिलाफत आंदोलन को, ताकि ये बहुत ज़्यादा आंदोलन जो हो बहुत अच्छा हो, ताकतवर बन सके, है ना। चलिए अब लिखेंगे प्रमुख घटनाएं कि आखिर खिलाफत आंदोलन में क्या क्या हुआ, मतलब खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले 1919 में खिलाफत समिति की स्थापना हुई। ठीक है, 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा, यानी जो खिलाफत आंदोलन था उसको किसके साथ जोड़ दिया, असहयोग आंदोलन, है ना। तो दोनों आंदोलन एक साथ चलने लगा। फिर 1924 में तुर्की के जो कमाल पाशा, है ना, एक व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है, कमाल पाशा, ने खलीफा प्रथा समाप्त कर दिया, है ना। फिर खिलाफत आंदोलन जब चल रहा था तो लास्ट में शुरू हुआ था 1919 में, 24 जाते जाते जो खलीफा का पद था, है ना, उस पद को ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जब पद ही समाप्त हो गया तो फिर आदमी लड़ाई किस लिए करेगा, फिर क्या हुआ, यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब कोई ना रहेगा आपका खलीफा और ना कोई लड़ेगा उसके लिए, है ना। अब इसका परिणाम क्या हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, जैसे कि वहाँ पे खलीफा था और खलीफा को सारा अधिकार था, और खलीफा कौन थे, मुस्लिम समुदाय के नेता। कहने का मतलब हिंदू समुदाय को तो कोई हक नहीं था। अब मुस्लिम समुदाय के मेन नेता को ही हटा दिया गया, तब सबको के पास बराबर अधिकार आ गया, है ना। तब हिंदू मुसलमान की एकता को क्या मिला, बढ़ावा मिला। फिर क्या परिणाम हुआ, तो असहयोग आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। अब देखिए हिंदू और मुस्लिम आदमी सब एक साथ आ गया, अब एक साथ आ गया तो उससे क्या हुआ, जो असहयोग आंदोलन हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया, है ना। फिर तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे खिलाफत आंदोलन के अंत के बाद
मुस्लिम नेतृत्व अलग हो गया और बाद में मुस्लिम लीग मजबूत हुई, है ना। कहने का मतलब जब खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया उसके बाद क्या हो गया, जो हमारे मुस्लिम के नेता लोग थे वो उन्होंने एक नया अपना समुदाय बनाया। कौन सा समुदाय, तो उसी ही बोला गया मुस्लिम लीग, है ना। और मुस्लिम लीग जब बनाया गया तो जितने भी मुसलमान थे वो समर्थन करने लगे किसका, मुस्लिम लीग पार्टी का। और वही मुस्लिम लीग पार्टी आगे जाकर पाकिस्तान की मांग किया और उसके नेता थे मोहम्मद जीना। खैर उतना अंदर नहीं जाएंगे, आपको बस इतना लिखना है, आपका फुल का फुल मार्क्स आएगा। और जो जांचेगा ना वो क्या बताएं, आप एक बार लिख के आइएगा, फिर देखिएगा कि आपका मार्क्स एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, है ना। देख सकते हैं हमारे सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बैठे हुए थे। क्वेश्चन को समझना है, क्या बोल रहा है कि जो राजनीतिक नेता थे, यानी हमारे भारत के उस समय के जो राजनीतिक नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, फिर और थे हमारे क्या बोल सकते हैं उसको, मोहम्मद जिन्ना, फिर बोल सकते हैं कि हमारे भगत सिंह, है ना, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भगत सिंह तो नहीं थे, उसको तो काफ़ी पहले फांसी मिल गई थी, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गए। इस समय जो वहाँ पे क्या थे, वो राजनीतिक नेता थे, वो पृथक निर्वाचन यानी अलग अलग, जो हमारे अंग्रेज थे वो चाहते थे कि सबका अलग अलग वोट हो, मतलब हिंदू समुदाय का अलग वोट हो, मुसलमान का अलग वोट हो, है ना, सभी समुदाय का अलग अलग वोट हो। लेकिन जो हमारे राजनीतिक नेता थे वो चाहते थे कि नहीं, सबको का वोट एक साथ होगा, क्योंकि अलग अलग वोट होगा तो फिर एकता खंडित हो जाएगी ना। और इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं बटे हुए नहीं लिखा हुआ, क्यों बैठे हुए थे, है ना, क्यों बैठे हुए थे, तो वही चाहते थे कि सबका वोट एक साथ हो, है ना। यदि अलग अलग वोट होगा तो सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा। सांप्रदायिक तनाव कहने का मतलब है कि धर्म के नाम पर अलगाव। समझ में आ रहा है कुछ। अब कारण क्या था हम आराम से लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, सिंपल सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर बैठे हुए थे जिसके निम्नलिखित कारण है। ठीक है, अब कारण क्या है यहाँ पे लिखेंगे, पहला कारण लिखेंगे ब्रिटिश नीति का प्रभाव। ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारतीय समाज को विभाजित करना चाहती थी, है ना। इसलिए चाहते थे कि सभी एक साथ हो, और एक साथ तब होंगे जब एक साथ निर्वाचन होगा, यानी एक साथ चुनाव होगा। अलग अलग चुनाव होगा तो एक तो वो फूट डालो राज करो के उपाय से है, यदि फूट डाल देगी तो फिर पृथक निर्वाचिका होगा नहीं, और पृथक निर्वाचिका जब हो जाएगा तो आखिर हम लोग एक साथ कैसे रहेंगे, कोई अलग वोट करेगा, सब कोई अलग वोट करेगा। इसलिए जो भारतीय के राजनीतिक नेता थे वो चाहते थे कि एक साथ वोट हो, लेकिन अंग्रेज चाहता था कि पृथक पृथक वोट हो, है ना। दूसरा पॉइंट, सांप्रदायिक तनाव। तो पृथक निर्वाचिका से हिंदू मुसलमान एकता कमजोर हो सकती थी, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था, है ना। जो सांप्रदायिक तनाव इसलिए पैदा होगा क्योंकि अलग अलग वोट होगा तो हिंदू वाला हिंदू को वोट करेगा, मुसलमान वाला मुसलमान को। अब जब अलग अलग वोट होगा तो अलग अलग सरकार बनेगा, और अलग अलग सरकार बनेगा तो फिर एकता तो खत्म हो जाएगा ना। चलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि महात्मा गांधी का विरोध। तो गांधी जी ने इस भारतीय समाज के लिए हानिकारक बताया और इसके खिलाफ सत्याग्रह किया। कहने का मतलब अंग्रेज जो चाहते थे कि पृथक पृथक चुनाव हो, इस पर महात्मा गांधी ने भी क्या किया, विरोध किया, है ना। चलिए आगे लिखेंगे चौथा में पूना समझौता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पूना समझौता में लिखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचिका के बजाय आरक्षित सीटें दी गई। इसमें आ रहा है, कहने का मतलब कि पूना समझौता 1932 में ही जो है वो जितने भी दलित लोग थे, यानी कि आपको ST SC जिसे हम लोग आज बोलते हैं, उसको एक जो है वो पृथक निर्वाचन के बजाय आरक्षित सीटें दी गई। देखिए समझिए, आरक्षित सीटें का मतलब क्या होता है और पृथक निर्वाचक का मतलब क्या होता है। पृथक निर्वाचिका के मतलब होता है कि जो दलित लोग हैं उसका अलग चुनाव होगा, है ना, जो मुसलमान है उसका अलग चुनाव होगा, है ना, जो हिंदू है उसका अलग चुनाव होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचिका। आरक्षित सीट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चुनाव एक साथ होगा, चुनाव एक साथ होगा, लेकिन मान लेते हैं हिंदू के लिए मान ले 10 सीट है तो उसमें 2 को कन्फर्म हिंदू होना चाहिए, है ना, और 2 को कन्फर्म मुस्लिम होना चाहिए, 2 को कन्फर्म दलित होना चाहिए, मतलब ये कन्फर्म होना चाहिए, इससे कम दूसरा जात हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी बच गया 4 गो, अब 4 गो हो सके चारों मुसलमान हो जाए, चारों हिंदू हो जाए, समझ में आ रहा है, लेकिन मिनिमम 2 गो तो होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है। इस तरह से बोलते हैं हम लोग आरक्षित। जैसे अभी मान लेते हैं 100 गो वैकेंसी रहता है तो 30 सीट हम लोग बोलते हैं कि आरक्षित है, किसके लिए, तो ST SC के लिए। तो कहने का मतलब कि 70 गो में सब कोई ले सकता है, बाकी 30 गो में किसका हक है, तो उसमें सिर्फ दलितों का हक है, यानी ST SC का हक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आरक्षित। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन क्या है कि रॉलेट एक्ट क्या था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा गया है। अब हम लोग लिखेंगे कि आखिर रॉलेट एक्ट क्या था और गांधी जी ने इसका विरोध कैसे किया। तो हम लोग लिखेंगे कि रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक कानून था जिसे काला कानून कहा जाता था। यह कानून जस्टिस
जो है डायरेक्ट लिखेंगे, यह कानून जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। ठीक, सिंपल सा लिखेंगे कि रॉलेट एक्ट 1919 में जो है वो पारित हुआ था। इस कानून को काला कानून कहा जाता था और यह किसके अध्यक्षता में ये हुआ, तो ये लिख देंगे कि जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बना। और यह क्यों बना, क्योंकि जो है वो कई लोग इस पर सिफारिश किए कि नहीं ये बनाओ, ये रॉलेट एक्ट बनाओ, तो इसलिए बना, है ना। तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस 3-4 लाइन लिखेंगे। अब लिखेंगे कि गांधी जी ने इसका विरोध क्यों कैसे किया, है ना। तो लिखेंगे गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति बताया और इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। क्या क्या आंदोलन किया, यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे सत्याग्रह अभियान। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देश भर में रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया, यानी पूरे भारत में जो है उन्होंने आह्वान किया कि हम लोग विरोध तो करेंगे लेकिन सत्याग्रह कहने का मतलब होता है कि बिना हिंसा किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए, है ना, एकदम सत्य की शक्ति पर हम लोग लड़ाई करेंगे। ठीक, चलिए, लोगों ने अहिंसक विरोध, हड़ताल और जो है वो उपवास करने को कहा। अहिंसक विरोध मतलब वही ना हुआ कि बिना लड़ाई झगड़े का, हड़ताल और उपवास करने को कहा गया, है ना। चलिए, दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि जनसभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन हुआ, यानी पूरे देश में शांतिपूर्ण सभाएं और विरोध का प्रदर्शन हुआ, है ना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, ये क्या था, तो देख सकते हैं अमृतसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, जिससे सैकड़ों निर्दोष मारे गए थे, है ना। आपको कमेंट में बताना है कि आखिर जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी, है ना। आप लोग कमेंट करके बताना है कि आखिर जनरल डायर जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, आखिर उसको किसने गोली मार दिया। वो भारतीय थे, है ना, उसका नाम बताना आपको, ठीक है। चलिए, चौथा पॉइंट में हम लिखेंगे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश। तो इस घटना से पूरे भारत में आक्रोश फैल गया और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की भूमिका तैयार की। चलिए, आपको 4 पॉइंट लिखना है। बाकी हमारा 4th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने, 19वीं सदी में भारत के गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, चर्चा कीजिए। जैक बोर्ड परीक्षा 3 बार पूछा गया, 13, 16, 18, इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो लिखेंगे कि 19वीं सदी में भारत के गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का असर निम्नलिखित था, है ना। किस प्रकार था देख सकते हैं, आराम से लिखेंगे, पूरा पॉइंट वाइज आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार करके लाए हैं। लिखेंगे 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के विस्तार से भारत की गरीब जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा, है ना। इसका असर निम्नलिखित रूप से देखा गया। ठीक, अब मुद्रण संस्कृति क्या था, इसका क्या विस्तार है, यहाँ पे आराम से समझते हैं। पहला है कि शिक्षा का प्रसार, है ना। मुद्रण तकनीकी से किताबें और अखबारें सस्ती हो गई, है ना। फिर जिससे क्या हुआ, गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को भी पढ़ने का अवसर मिला। मुद्रण संस्कृति का सबसे प्यारा फल क्या था कि जितने भी किताबें थी, अखबारें, सब सस्ता हो गया, ताकि गरीब लोग और निम्न वर्ग के लोग भी क्या कर सके, आराम से पढ़ सके, है ना। लिखेंगे मशीनरों और समाज सुधारकों और सस्ते पुस्तकालय खोले गए। ठीक है, बहुत जगह जगह पर पुस्तकालय खोला गया। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव। लिखेंगे मुद्रित पत्रिकाओं ने दलितों, महिलाओं और श्रमिक वर्ग को अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया और ज्योतिराव फुले, अंबेडकर और अन्य समाज सुधारकों के लेखों ने शोषित वर्ग को प्रेरित किया, है ना। मुद्रण संस्कृति जो है वो कुल मिला के पूरे पढ़ाई और ज्ञान पर आश्रित था, है ना। चलिए, तीसरा, धार्मिक और सामाजिक जागरूकता बढ़ा। कैसे बढ़ा, आराम से लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे गरीबों को अपने अधिकारों और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए धार्मिक और सामाजिक सुधारों की जानकारी मिली, है ना। अब देखो, बुक पढ़ेगा तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि हमारा अधिकार क्या है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो लोगों के अंदर क्या हुआ, धार्मिक और सामाजिक जागरूकता जागा, है ना। फिर राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। राजनीतिक चेतना कैसे उत्पन्न हुई, तो हम लोग लिखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के अन्य अन्याय के बारे में जानकारी फैलने लगी, है ना। यानी लोग जब पढ़ने लगे किताब, तो जो समाचार पत्र पढ़ने लगे, तो लोगों को पता चला कि आखिर स्वतंत्रता, ब्रिटिश शासन कैसे अन्याय कर रहा है हम लोगों पर, है ना। लोगों को जानकारी मिलने लगी, जिससे गरीब जनता भी राजनीतिक आंदोलन में क्या करने लगे, भाग लेने लगे। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए, 5वां पॉइंट में लिखेंगे कि स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। कैसे विकास हुआ, तो स्थानीय भाषाओं में छपने वाली अखबारें और पुस्तकों ने गरीब जनता के लिए ज्ञान को सुलभ बना दिया, है ना। जैसे मान लो हम लोग, जैसे झारखंड में आदमी खोरठा मतलब बोलता है ना। अब खोरठा, भले अभी आप लोग हिंदी में ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, खोरठा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग अपनी भाषाओं को पढ़ लेते थे, दूसरे भाषाओं को पढ़ने में दिक्कत होता था, है ना। तो लोग जब पढ़ने लगे सब कोई, तो स्थानीय भाषाओं में भी जो अखबारें छपती थी, पुस्तकें छपती थी,
वो बहुत ज़्यादा छपने लगा और लोगों को ज्ञान मिलने लगा। समझ में आ गया कुछ? चलिए, पांचवा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ये 2 ही बार पूछा गया लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित थे, क्यों थे? यानी किताबें आसानी से मिल जा रहा है, इस बात को लेकर क्यों चिंतित थे? आखिर ऐसा क्या था? बहुत अच्छा था ना, जैसे मान लो किताब जहाँ अभी मिल रहा है 2000 में, वो मिल जा रहा है 200 में, तो अच्छा बात है। लेकिन कुछ लोग चिंतित थे कि इतना सस्ता नहीं मिलना चाहिए। आखिर क्यों चिंतित थे वो भी बताएंगे। फिर लिखना है कि यूरोप और भारत का उदाहरण लेकर व्याख्या करें। ठीक, चलिए कैसे लिखेंगे आराम से। हम लोग भारत का भी उदाहरण लेंगे और यूरोप का भी उदाहरण लेंगे, क्योंकि दोनों जगह लोग चिंतित थे। क्यों थे यहाँ पे देखना है। लिखेंगे कि कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे, ये तो बताना है ना, ये तो क्वेश्चन ही है। तो आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब मुद्रण तकनीकी विकसित हुई, है ना। मुद्रण तकनीकी कहने का मतलब होता है किताब छपना और अखबार छपना का जो तकनीकी होता है ना, उसी का नाम दिया गया मुद्रण तकनीकी, है ना। तो ये विकसित हुई तो किताबें अधिक संख्या में और सस्ती दरों पर उपलब्ध होने लगी। तो समाज के कुछ वर्गों में इसे लेकर चिंता उत्पन्न हुई। क्यों हुई? तो मुख्य रूप से शासक वर्ग, धार्मिक नेता, पारंपरिक विचारधारा के समर्थक इस परिवर्तन से असहज थे। यानी वे चाहते थे कि इतना सस्ता चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए देख सकते हैं यहाँ पे। यूरोप में चिंता का क्या कारण था? पहला कि धार्मिक संस्थाओं का भय। क्या भय था? आराम से देखना है। लिखेंगे कि चर्च और धार्मिक नेता इस बात से चिंतित थे कि मुद्रित ग्रंथों से लोग बाइबिल की अपनी व्याख्या करने लगेंगे, जिससे उनकी धार्मिक सत्ता को चुनौती मिल सकती थी। समझना है क्या लिखा है। लिखा है कि चर्च और जो धार्मिक नेता थे, कहाँ के? यूरोप के, वो इसलिए चिंतित थे क्योंकि वो चाहते थे कि जो मुद्रित ग्रंथ हैं, क्या है हमारा मुद्रित ग्रंथ से लोग बाइबिल की अपनी व्याख्या करने लगेंगे, जिससे उनकी धार्मिक सत्ता को क्या मिल सकती है? चुनौती मिल सकती है। यानी लोग जब पढ़ जाएंगे, लोगों को जब जानकारी मिल जाएगी, तब लोग सवाल खड़ा करने लगेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि धर्म जो है वो विश्वास से बना हुआ है ना। यदि आदमी पढ़ा लिखा लग जाए, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो पढ़ लिख जाता है ना, वो बोलता है क्या ये पूजा पासा, खाली पैसा बर्बाद हो रहा है, पंडित जी थकता है। समझ में आ रहा कुछ? तो इसलिए धार्मिक नेता वहाँ के भी जो थे वो व्याकुल थे कि लोग पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, तो वो खुदे के धर्म पर सवाल खड़ा करेंगे। समझ में आ रहा कुछ? तो इसलिए वो क्या थे? चिंतित थे। समझ में आ गया कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं? सो दूसरा पॉइंट, राजनीतिक अस्थिरता। यानी जो शासन करने वाले लोग थे वो भी डर गए थे कि बच्चा सब पढ़ जाएगा तो हम लोग का तो पूरा कुर्सी खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पे। लिखेंगे कि किताबों के माध्यम से विचारों का तेजी से प्रसार हुआ, जिससे राजाओं और शासकों को भय था कि यह उनकी सत्ता को कमजोर कर सकता है ना। बस वही लिखा है। जैसे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि हमारा अधिकार क्या है, राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए राजाओं में क्या थी? पूरा एकदम डर गया था कि ज़्यादा लोग पढ़ जाएंगे, दिक्कत होगा। अभी भी आपको पता होगा कि झारखंड सरकार पढ़ाई पर काहे पेपर लीक करा दे रहा है। वो चाह रहा है कि बच्चा लोग आराम से लिखो, है ना। आराम से लिखोगे, बिना पढ़े लिखोगे, पास हो जाओगे, भले खले नंबर आएगा, जॉब होएगा नहीं, और जॉब होएगा नहीं, अकील नहीं होगा, अकील नहीं होगा, तो हम जैसा करेंगे वैसा आप लोग झेलिएगा। समझ में आ रहा कुछ? चलिए, तो यही लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है? लिखना है परंपरागत विद्वानों का विरोध, है ना। यानी कि देखिए, अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ और अभी से 50 साल पहले आदमी क्या, मतलब भले जो है हम किसी धर्म का बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम खुद हिंदू हैं। पहले बोला जाता था कि जो धरती है वो शेषनाग के माथे पर है ना। फिर बहुत सारा ऐसा धारणा है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे साइंस का भाषा हम बोल रहे हैं, है ना। भगवान जाने क्या है क्या सही। सो साइंस के भाषा में हम लोग जानेंगे कि नीचे प्लेट पाया जाता है ना। अब पहले जो विद्वान थे उसका तो विरोध करेंगे ही कि बोल कहाँ है शेषनाग, दिखाओ हमको, है ना। तो वही है कि परंपरागत जो विद्वान थे, लोग जब पढ़ने लगे तो उसका विरोध करने लगे, है ना। क्यों करने लगे देख सकते हैं। पारंपरिक विद्वानों और कुलीन वर्ग को डर था कि किताबों की व्यापक उपलब्धता से उनकी ज्ञान पर एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो कुलीन वर्ग के लोग वही सिर्फ पढ़े लिखे थे। अब सस्ता किताब कॉपी मिल जाएगा तो हर कोई पढ़ लेगा ना। अब जब हर कोई पढ़ लेगा तो सब समाज में सबका हक जो है वो बराबर हो जाएगा। तो कोई ना ऊंचा वर्ग रह जाएगा ना कोई नीचे वर्ग रह जाएगा। और वो सब चाहते थे कि वो सब जो नीचे है वो हमेशा नीचे रहे। समझ आ रहा कुछ? तो ये सब इसलिए डरे हुए थे। कहाँ? यूरोप में। अब समझेंगे कि आखिर भारत में क्यों लोग चिंतित थे। तो भारत में पहला पॉइंट लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, है ना। लिखेंगे ब्रिटिश सरकार को डर था कि मुद्रण क्रांति से लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित होंगे, और इसलिए उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना।
यानी ब्रिटिश सरकार को भी डर था कि लोग अखबार पढ़ेंगे, लोग जो है किताब पढ़ेंगे तो उनको अकल हो जाएगा, वो सभी समझ जाएंगे कि ब्रिटेन सरकार हम पर जो है वो शोषण कर रहा है, हम पर अत्याचार कर रहा है, वो सब हमसे विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो हम शासन कैसे कर पाएंगे। और इसलिए वो क्या किया, अखबार पर ही रोक लगा दिया, प्रेस पर ही रोक लगा दिया। ना किताब छपेगा, मतलब ना अखबार छपेगा, ना आदमी पढ़ेगा, और ना आदमी पढ़ेगा ना उसको कुछ सीखेगा। दूसरा तो रूढ़िवादी समाज का विरोध। रूढ़िवादी समाज का विरोध कहने का मतलब क्या है कि कुछ रूढ़िवादी ऐसी धारणा थी जिसमें से अंधभक्त बना दिया गया था। बोल दिया गया था कि नहीं, आप जो हैं वो कहीं कोई मर जाता है तो इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना लोगों को खिलाना पड़ेगा, एक आदमी वैसे परेशान है और एक तो और खर्चा बढ़ गया है ना। मान लो किसी का मुंडन हो रहा है तो वहाँ क्या करो, पंडित जी को 5,000 दो तब मुंडन सही होगा। कहने का मतलब देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम खुद करते हैं, लेकिन कहने का मतलब एक तरह का ये पारंपरिक समाज की धारणा है ना, कि नहीं जो है वो पूरा एकदम खर्चा करो, ये करो वो करो, है ना। तो ऐसी धारणाओं पर जो है वो लोग जो है वो सवाल खड़ा करेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे। आपको पता होगा अभी जो ज़्यादा पढ़ जाता है वो भगवान को भी नहीं मानता है, तो वो सब वैसा नहीं करना है। रियलिटी में भगवान होते हैं, यदि आस्था है तो आप बिना लिखे पास हो सकते हैं। अब इतना भी नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा पास होने के लिए, है ना। लेकिन हाँ, यदि आप पूजा करके जाते हैं तो एक अलग एनर्जी मिलता है ना, मतलब डर नहीं लगता एग्जाम से। ठीक, तो आप आराम से माथा टेक के जाइए भगवान को, अपने माता पिता को, और एग्जाम दे के आइए, बहुत सुकून मिलेगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि खाली छोड़ के आना है। ठीक, पूजा करने के साथ साथ आपको पढ़ना भी है। ठीक, तो ये था आपका 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आप लोगों के लिए पूरा प्रयास रहेगा कि जो आप लोगों का क्या है, आप लोगों बच गया सिविक्स, है ना, यानी राजनीतिक शास्त्र और इकोनॉमिक्स जो बच गया है उसका हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में तकरीबन 5-5 यानी 10 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो आपको हम दे दें, है ना। आज रात को होगा तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह संडे को आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर जो है वो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और आप हमसे जो है वो इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सेम नाम है टारगेट टॉपर 95, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।